वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं फ़नूर। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहुत तफसील के साथ और आराम के साथ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। ईद के बाद इस वक्त तो यही लगता है कि जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। अपोजिशन जो है वो इस वक्त ना सिर्फ बहुत एक अग्रेसिव मूड में है, पर साथ ही में ये भी लग रहा है कि वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। वैसे भी जो इफ्तार हुई थी कुछ दिन पहले जिस पे सब अपोजिशन इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और जिसके अंदर तमाम अपोजिशन इकट्ठी होकर आगे के लिए अपना जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान करेगी। और अब तो लग रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है उसके पास इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जिसके ऊपर वो सब एक पेज पे आते जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जैसे चल रहा था उसके ऊपर तो वैसे ही बहुत मसाइल थे, मगर अब जो मुबैना एक वीडियो सामने आ गई है नैब चेयरमैन के हवाले से, उसके ऊपर भी जो अपोजिशन की इस वक्त डिमांड्स हैं या जो वो चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात लिए जाएं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लगता है कि बिल्कुल एक पेज पे है। और तीसरी तरफ ऑफ कोर्स जो पहले से एक चला आ रहा है वो है इशू मईशत का। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत ने IMF से डील कर ली है, शराइत बहुत सख्त हैं और एक दफ़े जब बजट आएगा तो उसके बाद लगता है कि जो एक लोगों में भी बेचैनी है वो भी बढ़ जाएगी और जो अपोजिशन है वो इंतज़ार कर रही है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और साथ में जो एक और बहुत इशू अहम है जिसके ऊपर अपोजिशन को बहुत एतराज़ है और उस पर भी वो सब इकट्ठे हैं, वो ये है कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उनको बोलने की इजाज़त या मौका नहीं दिया जा रहा और हुकूमत बार बार उनकी आवाज़ जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये अपोजिशन क्या हुकूमत के लिए अब पार्लियामेंट के बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकती है, या हम ये कहें कि हुकूमत ख़ुद ही इस अपोजिशन को इकट्ठा कर रही है, अपनी गलतियों की वजह से उनको एक स्पेस दे रही है कि वो शोर भी मचाएं और अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा करें। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और मज़हर अब्बास साहब जो भी एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ़ यू। सुहेल साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। ईद के बाद जो अब एक दफ़े जब छुट्टियां ख़त्म होंगी और पार्लियामेंट की अब सेशंस शुरू होंगे, इस्लामाबाद में सब लोगों की वापसी होगी, तो आप क्या देख रहे हैं? अपोजिशन जो है वो क्या सचमुच अब कोई एक ठोस प्लान बनाने की पोजीशन में है हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए, और एक ऐसा टफ़ टाइम जो पार्लियामेंट के बाहर भी हमें नज़र आए? देखें, कोई फौरी तौर पर मुझे ये तो नहीं लगता कि कल कोई तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन जून जुलाई आपको पता है पंजाब में, इस्लामाबाद में बड़ी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी रहेगी पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। लेकिन इसके असरात जो हैं इस गर्मी के, वो बारिश की शक्ल में या तूफ़ान की शक्ल में वो सितंबर तक जाके ज़ाहिर होंगे, जब एक बड़ा अस्करी फ़ैसला होगा और जब टैक्सेशन जो है उसके असरात आम लोगों तक पहुंचेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अगस्त से जो टफ़ टाइम जो है वो गवर्नमेंट के लिए शुरू होगा, और अगर कोई तहरीक ना चल सकी, टैक्सों का उन्होंने ऐसा मुनासिब निज़ाम बनाया कि जिसमें लोगों को दिक्कत ना हुई, तो फिर तो हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन 600-700 अरब के टैक्स लेना ज़ाहिर है वो आवाम से ही लेने हैं, और जब वो लगेंगे और बहुत से ऐसे लोगों को लगेंगे जो ज़िंदगी में पहली बार टैक्स देंगे, तो उन्हें तकलीफ़ होगी। और हो सकता है कि जो बिज़नेस मिडिल क्लास है वो इस पर मादा पैकार हो और सड़कों पर बाहर आए। और दूसरा ये है कि आम तौर पर हम देखा है कि जब भी आर्मी चीफ़ की तकर्री या तोसी का मामला होता है, पाकिस्तान की सियासत में कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी पैदा हो जाती है और लोग तवक्को करना शुरू कर देते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर तो तोसी हुई तो मेरा ख़्याल है कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, अपोजिशन नाराज़ होगी, एहतजाज होंगे, लेकिन PTI जो है वो चलेगी। लेकिन अगर कमान के अंदर तब्दीली आई, तो जब कमान के अंदर तब्दीली आती है तो स्ट्रेटजी भी बदल जाती है। फिर क्या होगा ये उस वक्त ज़ाहिर है जाके पता लगेगा। लेकिन अगर मुआशी
परेशानियां ख़त्म ना हुई, अगर मुआशी इशारे बेहतर ना हुए, तो फिर चाहे डंडा हो, चाहे अपोजिशन कमज़ोर हो, जो भी हो, फिर लोग ख़ुद बाहर निकल आते हैं और अपोजिशन को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर मुआशी इशारे बेहतर हुए तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत को कोई नहीं हटा सकता। असल मामला मुआशी इशारियों का और अहम अस्करी फैसलों का है। मज़हर साहब, दो फैक्टर्स का जिक्र किया इधर सुहेल वड़ाइच साहब ने। वो अस्करी फैक्टर पे तो हम थोड़ी बाद में आते हैं, क्योंकि उन्होंने इकॉनमी का जिक्र किया है और कहा है कि सिर्फ उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये जो बीच के 2 महीने हैं जिसमें सुहेल साहब का ख्याल है कि इतना इशू नहीं होगा, आपके ख्याल में क्या इन 2 महीनों में जो नैब चेयरमैन के हवाले से और जो जजेस का रेफरेंस का इशू है, इन दोनों इश्यूज़ के हवाले से क्या गर्मी हो सकती है और इस्लामाबाद पे और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? शुक्रिया। देखिए, सुहेल साहब ने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए, हमारे मुल्क में तहरीकें चलती कैसे हैं। आम तौर पे जो हुकूमतें होती हैं, चाहे वो आमराना हुकूमतें हों या सिविलियन हुकूमतें हों, वो जब ख़ुद बड़ी गलतियां करनी शुरू कर देती हैं तो उसके बाद चीज़ें एकदम मोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद भी बन जाता है और फिर तहरीकें भी चल जाती हैं। कुछ तहरीकों को पाकिस्तान में हिमायत हासिल रही इस्टेब्लिशमेंट की, कुछ तहरीकों को नहीं हासिल रही। यानी 83 की जो तहरीक थी उसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं हासिल थी, इसीलिए वो उसको हम देखते हैं कि वो रूलर सिंध में कन्फाइंड रही, लेकिन उसका असर इतना हुआ कि उसके नतीजे में ज़िया-उल-हक को रेफरेंडम कराना पड़ा, फिर गैर जमाती इंतखाबात कराने पड़े। अब अगर इस वक्त की सूरत हाल पे आ जाएं तो जो गवर्नमेंट एक के बाद एक गलतियां कर रही है, अपोजिशन ना उतनी इकट्ठा है और ना अपोजिशन की बज़ाहिर कोई उतनी ताकत, अभी तक ताकत का मुज़ाहरा उसने किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट की मिस्टेक्स हैं वो एक के बाद दूसरा फ्रंट खोलते जा रहे हैं। यानी इकॉनमी का फ्रंट तो खुला ही हुआ है, उसमें आपने अपनी पूरी माशी टीम तब्दील की, अब आप एक नई माशी टीम को लाए हैं जिसको लोग IMF की टीम का नाम देते हैं। महंगाई आपके काबू में नहीं आ रही, दवाओं की कीमतें आपके काबू में नहीं आ रही, इसके बावजूद कि आपने इक़दाम किए लेकिन नहीं आ रही काबू। जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। पेट्रोल, गैस, पावर टैरिफ्स ये मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर की खामोशी ये बड़ी माने खेज़ है, और वज़ीर आज़म की जो खामोशी इससे बिल्कुल हटकर है, और वो बिल्कुल भी उन्होंने इस मसले पर, चेक पोस्ट के मसले पे उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, और ना ही वज़ीर दाखिला का कोई बयान सामने आया है, ना वज़ीर दाखिला ख़ुद सामने आए हैं। इसके बाद बजट आने वाला है, यानी आप 11 से 15 जून तक आप देखें कि 11 जून को बजट आ रहा है, गालिबन 14 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग है, और उसी दौरान मौलाना फजल रहमान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। अब ये चीज़ें, ये नहीं है कि कोई सड़कों पे चीज़ें आ जाएंगी, कोई सड़कों पे लोग आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ें बिल्ड होनी शुरू होती हैं, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जो इन्वेस्टर्स है वो कॉशियस हो जाता है, और उसकी वजह से इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आएगी। हमें एक नज़र आएगा कि इन्वेस्टर फिर सोचेगा कि यार ये अगर इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल है, APC में उन्होंने तय कर लिया, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लिया, उन्होंने एक कॉल दे दी 4 जगहों पे आपके यहाँ तो अब धरने दे दें तो पाकिस्तान पैरालाइज्ड हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल में कि अगर हुकूमत ने इसको सेंसिबली हैंडल नहीं किया तो ये सितंबर अक्टूबर तक जाके चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और अगर अक्टूबर तक जाके चीज़ें और बिगड़ गई और गवर्नमेंट ने इसको मिस हैंडल किया और साथ में मईशत भी कंट्रोल में नहीं आई, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। सुहेल साहब, ये जो बात की है मज़हर अब्बास साहब ने, इस तरह के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं बड़े इश्यूज़ के ऊपर, चाहे चेयरमैन नैब का हो, चाहे PTM का इशू है जिसके ऊपर इतना शोर मचाए। तो इसी हवाले से ये आप
इसकी क्या वजह हो सकती है? आप कैसे देख रहे हैं कि हुकूमत जो है एक तो इतनी खामोश है इतने बड़े दो इश्यूज़ पे, और दूसरा कि वो बिल्कुल उनकी तरफ से लगता है कि कोई एफर्ट नहीं हो रहा कि अपोजिशन से बातचीत की जाए, माहौल को ठंडा किया जाए, कोई उनको ऑन बोर्ड किया जाए। आप दोनों ने क्योंकि बजट का भी जिक्र किया है, ऑब्वियसली बजट प्रेजेंट होता है, उसको पास करना होता है, उसके ऊपर डिबेट भी करवानी होती है। ये सारी चीज़ें जो है, ये हुकूमत परेशान क्यों नहीं है? इस पर वो कोई एफर्ट्स क्यों नहीं कर रही कि सिचुएशन को थोड़ा बेहतर करें, माहौल को थोड़ा बेहतर करें? मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि वो बजट पास करवा लेंगे। असल में हुआ ये है कि इमरान खान बड़े अरसे से ही पार्लिमान की जो वर्किंग है उससे कोई मुतासर नहीं है। अपने अपोजिशन के ज़माने में भी वो पार्लिमान से दूर रहे, और वज़ीर आज़म बनने के बाद अगरचे उन्होंने वादा किया, लेकिन फिर भी वो पार्लिमान में नहीं गए, क्योंकि वो पार्लिमान में जाके उनको टफ़ टाइम का सामना करना पड़ता है। अपोजिशन उनसे सवाल करती है, एहतजाज करती है, बाइकआउट करती है, तो इसलिए वो पार्लिमान से दूर रहते हैं। और अब तक वो ये समझते हैं कि जब तक उनकी हुकूमत को अदारों की सपोर्ट हासिल है वो उनका मामला चलता रहेगा। और दूसरी तरफ वो समझते हैं कि ये अगर इनसे मैंने मुज़ाकरात किए तो मुझे इनको कुछ रिलीफ़ देना पड़ेगा, जो लोग जेलों में हैं उनके बारे में रिलीफ़ देना पड़ेगा, जो मुकदमात हैं उनके बारे में रिलीफ़ देना पड़ेगा। और वो हर आए दिन ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं कोई रिलीफ नहीं दूंगा। सोहेल साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट क्या ये इमरान खान साहब के बस में है कि वो रिलीफ दे सकें? क्या ये उनका फैसला है? नहीं है तो नहीं, लेकिन उनकी ये स्ट्रेंथ भी है ना कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इसलिए भी पसंद करती है कि वो रिलीफ नहीं देना चाहते, और वो जो पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ आकर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा एक हो जाता है, और वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं। बाकी जगहों पर ज़ाहिर है कई जगहों पर इख्तलाफ भी होता होगा, लेकिन सबसे बड़ा इत्तफाक और इत्तेहाद इसी बात पर है कि पुरानी सियासत जो है वो ख़त्म करनी है। मज़हर साहब, ये जो बात सोहेल साहब ने की रिलीफ देने की, तो एक जो इस पे काउंटर व्यू आता है वो ये आता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, वो अपने एहतजाज को या जितना भी वो शोर मचाते हैं वो बहुत आगे इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है रिलीफ़ की, और शायद उससे जुड़ी हुई है एक उम्मीद भी कि कोई ना कोई ढील या रिलीफ़ मिलेगा। सो यू थिंक कि जो उनकी लीगल या कानूनी मुश्किलात हैं उनकी वजह से वो, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ हौला रखेंगे, जितना भी वो शोर बहुत मचा लें पार्लियामेंट के अंदर, इवेंचुअली वो हाथ ज़रा अपना हौला ही रखेंगे जब व्हेन इट कम्स टू प्रोटेस्ट या हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करना? देखिए, दो चीज़ें, एक तो सोहेल साहब ने जिसका जिक्र किया कि उनको ये यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत उनको हासिल है, और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि उन्हें ये भी यकीन है कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी, और उन्हें इस चीज़ का भी यकीन है कि मुस्लिम लीग नून के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास वोट पावर ज़रूर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है जिस तरह उन्होंने 124 दिन का धरना दे दिया था और जो है वो ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था। तो उस तरह की स्ट्रीट पावर उनके पास नहीं है, और ना ही वो उस तरह की स्ट्रीट एजिटेशन पे जाते हैं मुस्लिम लीग नून। तो वो उनको एक थोड़ी सी तक़वियत देती है इस चीज़ है कि मैं इस क्राइसिस को ओवरकम कर लूँगा। तो पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी के हवाले से इमरान खान को ये है, यकीन है कि पीपल्स पार्टी महज सिंध के अंदर है, और सिंध के अंदर मैक्सिमम वो अगर कोई धरने की कॉल होती भी है तो मैक्सिमम कितने लोग वो पीपल्स पार्टी ला सकती है और कितनी देर तक इस मूवमेंट को सस्टेन कर सकती है। क्योंकि अब जो एजिटेशन की पॉलिटिक्स है वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। एजिटेशन की पॉलिटिक्स अब वो जलाओ घिराओ की पॉलिटिक्स नहीं रही है, वो अमलाक को अटैक करने वाली पॉलिटिक्स नहीं रही है। मैक्सिमम ये होता है कि आप ट्रेन मार्च कर लें, आप लॉन्ग मार्च कर लें, आप एक धरना दे दें,
इससे ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं जाती। लेकिन जो चीज़ वो नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी एक डिस्ट्रस्ट, सीरियस डिस्ट्रस्ट मौजूद है, और दोनों को अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़रा सा भी इशारा मिले तो वो उनके साथ नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता तो पीपल्स पार्टी भी डेस्परेट होगी, नून लीग भी डेस्परेट होगी, और JUI तो ऑलरेडी डेस्परेट क्या फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये जो डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है, ये जब कंबाइंड होंगे तो इसके नताइज कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे मुझे। ये तो नहीं होगा कि वो जाके दीवार से टकरा जाएंगे और फिर उन्हीं को वो खुद ही ज़ख्मी हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है कि क्या फ़र्ज़ करें उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया, आज नहीं इस साल नहीं अगले साल तक, कि जी हमें असम्बलियों, जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि जी तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, वो सबसे बड़ा फ़ैसला होगा अपोजिशन का, अगर वो वाकई इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे की तहरीक चलाते हैं। वरना दबाव की तहरीक और ख़ात्मे की तहरीक, अभी तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो दबाव की तहरीक चलाना चाह रहे हैं। हुकूमत के ख़ात्मे की तहरीक में वो अभी तक नहीं ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ख़त्म कर दे, MNAs MPs रिज़ाइन कर दें और सारे लोग सड़कों पे आ जाएं। ये मेरा ख्याल है इस वक्त पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी में नहीं शामिल है, और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी में भी नहीं शामिल है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये इमरान खान को स्ट्रेंथ देता है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और दूसरी तरफ अपोजिशन डिवाइडेड है। हाँ, ये जो सोहेल साहब, मज़हर साहब ने बात की है कि अगर हुकूमत को ख़त्म करना है तो इस्तीफ़े दे दें, क्या आपका ख्याल है कि कोई ऐसी स्टेज आएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस ऑप्शन को कंसिडर भी करेंगे और कंसिडर करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे? असल में जो तजर्बा हुआ है सियासी जमातों को मुख्तलिफ 70 साल के अंदर, उसके बाद सियासी जमातें जब तक मुक़्तदरा क़ुव्वतों का इशारा ना हो उस वक़्त तक आखिरी एक्सट्रीम पे नहीं जाते, और आम तौर पर वो वेट करते हैं कि सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ना कोई मसला पैदा हो, उस वक़्त वो फिर अपनी आखिरी या तुरप की चाल जो है वो चलते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर सियासी जमातें आखिरी हद तक चली जाएं और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक हों तो उनकी सियासी तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी, और अगर नाकाम होगी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सियासी जमातें भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रिलेशन देखकर तहरीक चलाती हैं और अपने फ़ैसले करती हैं। वो उस वक़्त तक इंतज़ार करती हैं जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान क्रैक ना पड़ जाए। जब क्रैक पड़ना शुरू होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि अब वक्त अमल आ गया है, अब तहरीक चलाने का टाइम है, अब इस्तीफ़े देने का टाइम है, और उस वक़्त जब वो आखिर फ़ैसला करते हैं तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ कामयाबी मिल जाती है, इलेक्शन मिल जाता है, हुकूमत चेंज हो जाती है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। ये हमारी 70 साल की जो माजी की तारीख़ है उसमें ये होता है। अभी वो वक्त नहीं है, अभी इसलिए सिर्फ दबाने की तहरीक चलाई जा रही है। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी जो नेशनल पॉलिटिकल सीन है उस हवाले से, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब और मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, अब दिस ब्रिंग्स अस बैक टू जो पॉइंट सुहेल साहब ने शुरू में जिसका जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि जो सितंबर के अंदर हम मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ़ौजी इदारे के अंदर, और उससे फिर देखेंगे कि वहाँ कोई पॉलिसी में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जैसे सोहेल साहब ने कहा वहाँ दो ऑप्शंस हैं, एक के तोसी हो जाए और दूसरा ये कि तब्दीली हो। तो अगर तब्दीली होती है तो क्या आपके ख़याल में उसके बाद जो PTI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पॉलिसी है उसमें कुछ तब्दीली हमें नज़र आ सकती है? हम बेसिकली के इन अनदर वर्ड्स के इंडिविजुअल चेंज के बाद
इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी भी तब्दील होगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ड्रास्टिक चेंज आएगी। यानी जो जनरल राहील शरीफ की पॉलिसी थी वो ऑलमोस्ट जनरल कमर बाजवा ने कैरी की है, और इसी तरीके से जनरल कमर बाजवा अगर रिटायर हो जाते हैं तो जो नए जनरल्स होंगे वो कैरी करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़रूर आती हैं, लेकिन जो बुनियादी पॉलिसी है, एक तो बहुत पहले की पॉलिसी है कि किसी भी तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट्स को चलने दिया जाए, गवर्नमेंट्स को अपने टेन्योर पूरा करने दिया जाए। देखिए 2014 में क्या हुआ था क्राइसिस, अगर नवाज़ शरीफ साहब थोड़ी सी सियासी मेच्योरिटी का सबूत देते और जो इनिशियली 4 हलकों की बात की थी अगर उसको मान लेते किसी हद तक, तो ये तहरीक में तब्दीली नहीं होती। फिर मॉडल टाउन हो गया, मॉडल टाउन में उस तहरीक को और जान पड़ गई। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या थी? बुनियादी चीज़ ये थी कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये क्लियर मैसेज था कि भाई आप शो ऑफ पावर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपोजिशन अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी तो अपोजिशन की जो हकीकत है वो पता चलेगी। और यही हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई जब अपोजिशन टी-4 तक पहुंची, उसने एक भरपूर धरना दिया, एक भरपूर एहतजाज हुआ, तो गवर्नमेंट जो है नवाज़ शरीफ भी नर्वस हुए, और उन्होंने इस हद तक नर्वस हुए कि उन्होंने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने जनरल राहील शरीफ से अपील की कि वो अपोजिशन की लीडर्स ताहिरुल कादरी और इमरान खान से को बुला के समझाएं। यानी ये नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से गई थी, और उसके बाद उस वक्त की पार्लियामेंट नवाज़ शरीफ के साथ खड़ी हुई तो क्राइसिस जो है अवर्ट हुआ। तो अपोजिशन की शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग शो ऑफ स्ट्रेंथ अपनी नहीं शो कर सकी है, और ना ही नून लीग इस मूड में है कि वो पार्लियामेंट से बाहर कोई बड़ा एहतजाज करे। तो ये जो चेंजेस आएंगी उसमें मुझे नहीं लगता कि बुनियादी इस्टेब्लिशमेंट की बुनियादी पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। कुछ चीज़ों में ज़रूर आती है तब्दीली, लेकिन जो हम 2008 ऑनवर्ड जनरल कियानी के बाद से जो पॉलिसी हम देखते आ रहे हैं, मुझे लगता ये है कि वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। सुहेल साहब, आपने क्योंकि इसका पहले जिक्र किया था और तब मैंने आपसे कहा था कि बाद में इस पे बात करेंगे, तो आप कुछ यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि आपके ख़्याल में जो आपने जिक्र किया था कि यहाँ तब्दीली आ सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो पॉलिसी है, तो वो आपके ख़्याल में क्या तब्दीली हो सकती है? तो जो मज़हर साहब से इख्तलाफ है, और मेरे ख़्याल में विद चेंज ऑफ आर्मी चीफ, आर्मी चेंजेस, हर दफ़ा जब आर्मी चीफ बदलता है तो स्ट्रेटजी बदलती है, टैक्टिक्स बदलते हैं, और यूँ समझिए कि आर्मी का रुख भी बदल जाता है। जनरल राहील शरीफ के ज़माने में बिल्कुल और तरह से आर्मी चल रही थी, और जनरल बाजवा के ज़माने में बिल्कुल और तरह से चल रही है। तो जो नया चीफ होगा वो बिल्कुल अपने अंदाज में चलाएगा। ज़ाहिर है आर्मी की बॉडी या डिसिप्लिन या जनरल रूल्स तो वही होते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी आती है जो भी नई, उसका बहुत बड़ा दखल होता है, क्योंकि वन मैन आर्मी है ये, और आर्मी चीफ ऑल पावरफुल होता है, तो उसकी सोच, उसके ख़यालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका असर पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में अगर तोसी हुई तो फिर तो पीटीआई इसी तरह चलेगी, लेकिन अगर कोई तब्दीली हुई तो डेफिनेटली जो भी नई कमान आएगी उसके मुताबिक तब्दीलियां भी आती हैं। सियासत पर भी उसका असर पड़ता है, फ़ौज पर भी उसका असर पड़ता है, पूरे मुआशरे पर भी उसका असर पड़ता है। जी, अब मज़हर साहब आपसे ज़रा मैं एक ज़रा शॉर्ट टर्म का सवाल पूछूंगी, ज़रा थोड़ी सी हमें दे दें तवज्जो दे दें। ये जो इश्यूज़ हमारे बिल्कुल सामने हैं, हमने अभी तक ज़रा ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन की। आपके ख़्याल में जो ये नैब चेयरमैन के हवाले से वीडियो सामने आया, और उसके बाद जो अपोजिशन की डिमांड है और हुकूमत की तरफ से तो मोरलेस अभी तक खामोशी है इस इशू पे, इसके ऊपर आपके ख़्याल में अब आगे क्या होगा? कि क्या सचमुच हम इस इदारे के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां देखेंगे, या ये भी एक ऐसा इशू है जैसे पाकिस्तान में आते हैं, कुछ दिन उन पे बात होती है और फिर सब भूल जाते हैं? देखिए, चेयरमैन नैब की जो कंट्रोवर्सी है वो ख़ुद चेयरमैन नैब ने जनरेट की, और या जनरेट हो गई।
उन्होंने उन पे कुछ दबाव था, उस दबाव को उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर किया और शेयर करने का मकसद जो था वो बज़ाहिर यही था कि वो उस पर कुछ लिख डालें। उन्होंने वो चीज़ें लिख डाली और वो जब लिख डाली तो उसका जो पहला रिएक्शन वो आया वो यही आया कि उन पर उन्होंने जावेद चौधरी साहब से ये कहा कि जो वो पार्ट 2 लिख रहे हैं उसको ना लिखें। लेकिन चूँकि जावेद चौधरी साहब ऑलरेडी पहले कॉलम में ये लिख चुके थे कि इसका दूसरा हिस्सा भी वो शाया करेंगे, लिहाजा उन्होंने कुछ चीज़ें तो मान ली, लेकिन उन्होंने फिर भी पार्ट 2 लिखा। मुझे लगता ये कि ये जो वीडियो आई है ये जावेद चौधरी साहब के कॉलम का जवाब थी और ये जवाब नैब के चेयरमैन के लिए था और ये जवाब जहाँ से आया, जहाँ वीडियो पहुँची, जहाँ से वीडियो लीक की गई, जहाँ से वीडियो रिलीज़ की गई, जहाँ ये फ़ैसला हुआ, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे लग रहा था कि चेयरमैन नैब पे जो दबाव है और जिस दबाव को वो शेयर करना चाह रहे हैं और जिस दबाव को उन्होंने शेयर किया उसे पसंद नहीं किया गया। इसीलिए उनकी ये वीडियो आई और इसीलिए अपोजिशन थोड़ी सी कंफ्यूज नज़र आई, दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी और ख़ास तौर PMLN कि हम इस पर बेसिकली क्या पोजीशन लें। लिहाजा उन्होंने बजाय इसके कि बराह रास्त वो चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े का मुतालबा करते, उन्होंने इसके मुतालबा ये किया कि जी इसकी तहकीकात कराई जाए और अभी भी उस तहकीकात के सिलसिले में बहुत संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही चेयरमैन नैब कंट्रोवर्सी के अंदर और लग ये रहा है कि वो सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जो उनकी अगेन क्योंकि वो रिलीफ भी चाहते हैं और हो सकता है कि इसमें नैब दबाव में आके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो उनके साथ, तो इसलिए ये मामला अगर इस तरह चलता रहेगा तो उन्हें कोई हार्म नहीं है। चेयरमैन नैब की मेरा ख्याल है अभी तक एक कलेक्टिव रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं आई है। उसमें थोड़ी सी जो पिछली उसमें सुहेल साहब ने बात की, देखिए अगर आप वॉर ऑन टेरर के हवाले से देखें तो मुझे पॉलिसी में तब्दीली नहीं नज़र आती। अगर आप गवर्नमेंट्स की टर्म्स पूरी करने में देखें, इलेक्शंस कराने में देखें, कोई मेजर मुझे तब्दीली नहीं नज़र आ रही। हाँ ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है 1 मैन आर्मी होती है और उसका फ़ैसला उनका अपनी नए चीफ़ की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन जो बुनियादी नेशनल पॉलिसीज़ हैं और बुनियादी सियासी फ़ैसले दूसरे मानों में कह रहा हूँ, उसमें मुझे नहीं तब्दीली नज़र आई 2008 से लेके 2018 तक। कराची के हवाले से ले लें, एक ही तसलसल नज़र आता है। आप फाटा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से ले लें, एक ही तसलसल नज़र आ रहा है आप उसका। तो मुझे तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है तो मुझे ज़ाहिर एक पर्सनालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जनरल राहिल शरीफ की बिल्कुल दूसरी पर्सनालिटी थी, जनरल बाजवा की दूसरी थी, जनरल कियानी बिल्कुल एक दूसरे अंदाज के जनरल थे, लेकिन जो ग्राउंड पे मुझे चीज़ें नज़र आईं वो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं नज़र आई। ये ज़रूर है कि मैं उसी लिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जो अगर कोई तब्दीली आती है चेन ऑफ कमांड में तो उसमें कोई गवर्नमेंट जो है वो नर्वस दिखाई देगी या गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर आएगा। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। जी सुहेल साहब, जिस तरह मजहर साहब ने नैब के चेयरमैन वाले इशू पे थोड़ी रोशनी डाली है, तो ये जो PTM का इशू इस वक्त हमारे सामने है, ख़ास तौर पे जिस तरह पार्लियामेंट जो के अंदर उस पर बात हो रही है और सियासतदान खड़े हुए हैं इस वक्त अपोजिशन के ख़ास तौर पे, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है कि ईद के बाद जब वापस आएंगे सब, तो इसके ऊपर क्या कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है? क्या जो जुलाई के अंदर इलेक्शंस ड्यू हैं फाटा के अंदर, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी? पहले तो मैं मज़हर अब्बास साहब चूँकि बहुत ही काबिल, बहुत ही बाशऊर और बहुत ही समझदार हैं, तजुर्बाकार भी हैं, मेरे बचपन में ही वो 55 के थे, तो लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूँगा। जनरल असलम बेग की पॉलिसी और थी, जनरल आसिफ नवाज़ आए तो पॉलिसी और हो गई, और जनरल वहीद आए तो उनकी सियासी सोच जो थी वो और थी।
तो इसी तरह हम जनरल रहील सर मैं 2008 के बाद की बिल्कुल मुख्तलिफ। सर मैं इजाज़त दें ना आप, तो हर जो जनरल साहब आए उनकी सोच जो थी, ज़ाहिर है जनरल पॉलिसियाँ तो वही होंगी। कराची के बारे में तो कराची को तो ठीक करना था, तो वो तो पॉलिसी वही रहेगी, मज़र साहब वो चेंज नहीं होगी। और बाकी जो पाकिस्तान की सियासत है या गवर्नेंस है या मैनेजमेंट है, इसके बारे में सोच बदलती रहती है और हमने देखा है हर दफ़ा बदली है। बाकी रह गई बात नैब चेयरमैन वाली, तो मेरी नज़र में तो नैब चेयरमैन के पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो इस्तीफ़े का है। और जो लोग गो मगो का शिकार हैं और जो समझते हैं कि रिलीफ मिल जाएगा या जो असूली स्टैंड नहीं ले रहे, मेरा ख़्याल है तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं या तहरीक इंसाफ के हैं। तो जब इस तरह का कोई मामला आ जाता है कि आपने जिसको एहतसाब का फ़र्ज़ सौंप रखा है, उसका एहतसाब का ही मामला आ जाए, तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है उसका एहतसाब किए बगैर। और अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे और नैब चेयरमैन नहीं जाएंगे, तो यूँ समझे कि आज से नैब ख़त्म है, कोई नया मुकदमा नहीं बन सकता। आप किस तरह एक जिस शख्स का ख़ुद एहतसाब होने वाला है, वो दूसरों का एहतसाब कैसे करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा इखलाकी सवाल पैदा हो गया है। और चूँकि नया नैब चेयरमैन बन नहीं सकता, इसलिए एहतसाब का मुस्तकबिल जो है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नून को और पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पहले ही काफ़ी मुकदमात अदालतों में जा चुके हैं और वो फ़ैसले हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इखलाकी सवाल है और इस पे पाकिस्तान को इसका इखलाकी जवाब देना पड़ेगा। अब वगरना पाकिस्तान में सब चलता है, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को कुछ और रंग भी बना दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि इसके बाद एहतसाब का जो मौजूदा सिलसिला है, ये चलना नामुमकिन है। तीसरी बात पीटीएम की आपने की है, तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि कोई अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता निकाला जाए। वो ऑलरेडी पार्लिमान में मुंतखब होके आए हैं, पार्लिमान के ज़रिए कोई किरदार जो है वो अदा किया जाए। असद कैसर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मुल्क के मामलात को भी, मफादात को भी समझते हैं। वो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो इसमें रोल अदा करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन रोल अदा करें, ताकि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा वाक़या ना हो, बल्कि ये मामला खुश उसलूबी की तरफ चला जाए। जी मज़हर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जस्ट एज वी रैप अप द प्रोग्राम? नहीं, मैं बचपन के दोस्त के बारे में और क्या कह सकता हूँ। लेकिन देखिए जो ये बचपन है के अंदर अब आप दोनों डिबेट तो आगे ये ना करें ना। हाँ लेकिन ये जो पीटीएम वाला मामला है, देखिए ये जुलाई में इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि जुलाई में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शंस हुए तो बड़े क्रूशल इलेक्शंस होंगे ये, और ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीगर जमातों के लिए शायद उतने अहम ना हों, लेकिन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मुकाबला होगा ही पीटीआई और पीटीएम के दरमियान। अब पीटीएम किस तरीके से कॉन्टेस्ट करती है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, उन्हें कितना स्पेस मिलता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पीटीआई ज़रूर ये चाहेगी कि चूँकि उनके दौर में ये मर्जर हुआ है, वो इसका पूरा क्रेडिट भी लेंगे। और ज़ाहिर है इससे आइंदा आने वाले इंतखाबात में, आम इंतखाबात में 2023 के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तब्दीली होगी, और ये पीटीआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें, एक ये कि वो ये वाले इलेक्शंस, जुलाई में होने वाले इलेक्शंस में खातिर का कामयाबी हासिल करें, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे गालिबन अगले साल या इस साल के आखिर में, उसमें उन्हें वाज़े कामयाबी मिले। ख़ास तौर पे पंजाब में, पंजाब अभी भी खामोश है, पंजाब में अभी भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशन। लोकल बॉडीज़ बड़ा टर्निंग पॉइंट होंगे, इसीलिए उन्होंने लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम भी की है, और वो इसीलिए की है कि ताकि पीएमएलक्यू के साथ मिलकर पीटीआई पंजाब में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। और जो असल पॉलिसीज़ चेंजेस मुझे नज़र आती हैं वो ये कि क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस भी होने हैं 1-2 साल में, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो पीटीआई के लिए
ख़ास तौर पे ये साल इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, आप दोनों ने वक्त और हमसे बात की। नाजरीन बस आज के लिए इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।